We were doing Fazan's rule. So this rule actually basically tells you about the percentage of the ionic or the covalent character that is present between the two atoms. ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, if electronegativity difference is greater or equal to 1.8, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा है या 1.8 है, ठीक है, तो जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, इट विल बी आयनिक इन कैरेक्टर। आयनिक इन कैरेक्टर का होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो टोटली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है, एंड इट विल बी एक्वायरिंग अ फुल नेगेटिव और फुल अ पॉजिटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगी, इट विल एक्वायर फुली नेगेटिव चार्ज एंड द अदर स्पीशीज इट विल एक्वायर अ फुली पॉजिटिव चार्ज। तो हम पार्शियल्स की बात नहीं करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इट इज लेस देन 1.8, तो आपका बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, कोवलेंट इन नेचर। राइट, तो यानी कि शेयर्ड पेयर होगा बट स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेज होगा, दोनों के बीच में ही रहेगा बट वो थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेज रहेगा, पोलर नेचर का होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो अच्छे से खींचेगा नहीं, पूरी तरह अपनी तरफ नहीं करेगा, वो सेंटर में ही रहेगा, थोड़ा सा स्लाइडली हो जाएगा, राइट, बट दैट इज नॉट मेंट कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंस होने के कारण जो आयनिक कैरेक्टर है वो आता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था कि फजान रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे होता है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे कोवलेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली एट एवरी पॉइंट इट बेसिकली अट्रैक्ट्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एनायन। तो इस एनायन के जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहा है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस एनायन, ठीक है। वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विद अ फुल पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, दिस कैटायन, दिस स्मॉल साइज कैटायन। तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि अब ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल नाउ, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, और जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ पार्ट है वो एनायन की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण ये डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, दैट इज प्रोड्यूस्ड because this cation is attracting the electron cloud of this anion, ठीक है। तो जब डिस्टॉर्शन हो गई यानी कि उस पॉजिटिव ने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है, अब तो क्या वो कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। अब शेयर्ड पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो सेंटर में आ चुका है या थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है बस, ठीक है। कंप्लीटली ये नहीं है कि एक एटम के पास है, कंप्लीटली एक एटम के पास नहीं है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो दैट मींस इट इज एक्वायरिंग सम कोवलेंट कैरेक्टर नाउ। तो ये आयनिक से किस कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब कैटायन की टेंडेंसी है, कैटायन की टेंडेंसी है पोलराइज करने की, ठीक है, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये जो डिस्टॉर्शन होती है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यू कैन राइट डाउन the distortion of electron cloud of an ion, distortion of electron cloud of an ion
इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टॉर्शन होती है, एनायन की डिस्टॉर्शन हो रही है, एनायन पोलराइज हो रहा है। कौन कर रहा है? कैटायन। ठीक है, कर कौन रहा है? कैटायन कर रहा है। तो यानी कि हम कैटायन की क्या देखेंगे? वी विल बी सीइंग द पोलराइजिंग पावर। कि कैटायन में कितनी पावर है कि वो एनायन को क्या कर सके? पोलराइज कर सके। ठीक है, पोलराइजिंग पावर हम किसकी देखेंगे? कैटायन की। कि कैटायन में कितनी पावर है कि वो एनायन को क्या कर सके? पोलराइज कर सके। और एनायन में कितनी पावर है पोलराइज होने की? तो हम एनायन की देखते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, एनायन की कितनी एबिलिटी है पोलराइज होने की? तो हम एनायन की क्या देखते हैं? पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, ताकि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का पता लग सके हमें। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर आई हैव मेड द कैटायन स्मॉल इन साइज। बनाया ना मैंने, कैटायन को साइज में छोटा बनाया है, एनायन को साइज में बड़ा बनाया है। ऐसा क्यों किया है मैंने? हाँ, अगर साइज छोटा है तो जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा सेंटर में लाई करेगा। इट विल हैविंग हाई न्यूक्लियर डेंसिटी एट द सेंटर। ठीक है, स्मॉल साइज होने के कारण जो उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी है सेंटर में वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एनायन को अपनी तरफ क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो उसका पॉजिटिव चार्ज है दैट इज मोर ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। अब एनायन के केस में बड़ा साइज होना क्यों जरूरी है? ताकि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिनको कैटायन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ, वो क्या होने चाहिए? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट शुड बी लूजली बाउंड। यहाँ जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो लूजली बाउंड होने चाहिए। वो तभी उसको अट्रैक्ट कर सकेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनायन के, अगर तो वो लूजली बाउंड नहीं है, यानी कि उनका जो एनायन के जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, इफ दे आर नॉट लूजली बाउंड, तो ये कैटायन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना इजीली। ठीक है, प्लस जो एनायन है उसका भी तो न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अट्रैक्ट करेंगे अगर उसका साइज छोटा नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर एनायन का साइज जो है वो छोटा है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बट यही अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में सफिशिएंट गैप आ जाता है। ठीक है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो क्या होगा फिर? ये जो इलेक्ट्रॉन है जब साइज बड़ा हो जाएगा एनायन का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड हो जाएंगे। अगर ये लूजली बाउंड है देन दे कैन बी अट्रैक्टेड वेरी इजीली बाय द कैटायन। ठीक है, तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल जिसमें आपने बताना है कि क्या ऑर्डर ये फॉलो करते हैं। सो राइट डाउन। अच्छा, एक चीज और, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जितना ज्यादा इन दोनों के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा और जितना ज्यादा एनायन का चार्ज होगा, दोनों का चार्ज, सॉरी नॉट साइज, इसका भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इसका भी चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन दोनों की ज्यादा होने चाहिए। आपने पढ़ा है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा,
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो उस पॉजिटिविटी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नाउ राइट डाउन, आई एम गोइंग टू गिव यू वन ऑर्डर, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड। आपने इनको देयर आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल यू हैव टू अरेंज देम as per their covalent character। करो अरेंज फिर। सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम क्लोराइड का। रीजन, हाँ जी नमन, क्या रीजन है बेटा? यस नमन, अभी तो बताया सारा। सब में क्या है कॉमन? व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सब में क्या कॉमन है? Cl। सब में Cl कॉमन है। Cl इज योर एनाइन, तो यानी कि सब में एनाइन सेम है। एनाइन सेम है तो हम किसको देखेंगे फिर? केटाइन को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि केटाइन जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा। और उतना ज्यादा क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा नमन? जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर आएगा? कोवलेंट की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम का। फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, अब नेक्स्ट का तूने आंसर देना है मुझे। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड and sodium bromide। हाँ जी बोलो नमन। सोडियम फ्लोराइड इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट अमाउंट। हाँ जी बोलो। फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड। हाँ जी जैकलिन, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए बेटा। सबसे कम किसका होगा कोवलेंट कैरेक्टर? सोडियम फ्लोराइड का। अच्छा नेक्स्ट, क्लोराइड। अच्छा नेक्स्ट, ब्रोमाइड। आगे, अच्छा सो हाउ फर्स्टली दे आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज है ये? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आर्गन, ऐसे ही है। ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है कि कम होता है? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर द साइज डाउन द ग्रुप? द साइज
इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। क्या हो गया नमन? साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नीचे जाते जाते क्या इंक्रीज होती हैं? शेल्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो शेल्स इंक्रीज हो गई, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसीलिए जो साइज है वो बढ़ गया। ओके, तो सबसे ज्यादा साइज किसका है? आयोडीन का। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा? इसका। देन and in the last we are having Na। so कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर? अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हेनी एंड साइमथ इक्वेशन, दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आयनिक कैरेक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी, इसका आपने स्क्वायर कर देना। ओके, वेयर काई ए एंड काई बी दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द टू एटम्स। तो कोई भी दो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो आपको गिवन है। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड के लिए आपको काई ए और काई बी जो है वो गिवन है। ओके, तो जब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे यू विल बी गेटिंग द आयनिक कैरेक्टर। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मेजरिंग द पोलैरिटी। मेजरिंग द पोलैरिटी। अब हम बात कर चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं दे आर आइदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दे आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो नॉन पोलर है उनको तो हमने देखना नहीं है क्योंकि उनमें पोलैरिटी आएगी नहीं। तो पोलैरिटी इज देयर इन केस ऑफ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जिनमें पोलैरिटीज होती हैं उन पोलैरिटीज को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल। ओके, सो द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, की बॉन्ड जो है वो कितना पोलर है, कितना उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो हम किस में मेजर करते हैं? डाइपोल मूवमेंट में। ओके, विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कोई भी चार्ज ले लेना है आपने, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल HF है, HF में हाइड्रोजन का कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन का कितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, सो बाय दिस वी विल बी गेटिंग द डाइपोल मूवमेंट। ओके, और इसके जो यूनिट्स होते हैं दैट आर डिवाइड गिवन होता है हमें। ठीक है, हम मेजर करते हैं यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ओके, डिवाइड है इसका यूनिट, और आप इसको इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने चार्ज का यूनिट देखना है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, तो आप कूलम में भी ये वैल्यूज दे सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। ठीक है, इसकी वैल्यूज, और ये हो गया इसकी कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इट विल बी आइदर इन मीटर्स और इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस वे से हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, राइट? वेयर द SI यूनिट इज कूलम पर मीटर। ये SI यूनिट है इसका, कूलम मीटर। and ESU centimeter they form divide. ESU centimeter they form divide. अब हमने पोलैरिटी मेजर कैसे करनी है, ये डाइपोल कैसे मेजर करनी है, तो वो देख लो। हमेशा एक चीज और, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टू पार्शियल नेगेटिव। आपने एरो बनानी है हमेशा डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो एरो हमेशा किस तरफ जानी चाहिए?
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए, ठीक है। तो एरो इट शुड बी पॉइंटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, और आपने यहाँ पर ऐसे ही लाइन लगा दी, दैट इज शोइंग द डाइपोल मोमेंट, ओके, दैट इज शोइंग द डाइपोल मोमेंट। अब जैसे सम ऑफ द फॉर्मूलाज जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने HF बनाया है, HCl बनाया है, ठीक है, इनके केस में डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट आपने कैसे रिप्रेजेंट करनी है, ऐसे, और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 1.78, is having dipole moment of 1.78 divide. For the HCl that is 1.075. क्यों कम हो गई? Why the value decreases बेटा? HF की 1.78 है, क्लोरीन की 1.07 है, वैल्यू कम होने का क्या रीजन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है, इसीलिए जो डाइपोल की वैल्यू है वो कम हो गई, ओके। तो ये एक हो गया जहां पर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, दिस इज फॉर द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। फॉर द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। तो वाटर का कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? बेंड स्ट्रक्चर, बेंड स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा है हमने, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले मार्क कर लेते हैं, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ओके। अब डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक जाती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दोनों एरोस किस तरफ पॉइंट कर रही हैं? दोनों एरोस किस तरफ पॉइंट कर रही हैं? लाइक दिस, यानी कि ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी, ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी। सो जो रिजल्टेंट है इन दोनों को प्लस करके जो आएगा इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द अप साइड, ठीक है। तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है और इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है ये दोनों प्लस होके ये आपको कौन सी डाइपोल मूवमेंट देते हैं? रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। So that gives you resultant dipole movement, okay? और इसकी वैल्यू आती है 1.84, तो mu is equal to 1.84 d, that is the dipole moment, ठीक है। तो 1.84 d है इसकी dipole moment। अब आपने मुझे नेक्स्ट की बतानी है, ड्रॉ फॉर NH3। NH3 के लिए बनाइए बेटा, ड्रॉ फॉर NH3। द डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ NH3 आपने मुझे बतानी है कि रिजल्टेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है, वो नहीं देख रहे, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम्स इन्वॉल्व है, लोन पेयर्स नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो NH3 का बनाएं अगर, इफ यू ड्रॉ फॉर NH3, तो NH3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं आपने कैसे हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए डाइपोल, ठीक है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज अगेन पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएगी, अगेन यहाँ से भी इधर जाएगी, यहाँ से भी इधर जाएगी, तो तीनों एरोस जो हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, सो यानी कि जो रिजल्टेंट है इट विल लाइक दिस। नाउ ड्रॉ द केस ऑफ NF3, ड्रॉ द केस ऑफ NF3। तो ये आपको हर एक मॉलिक्यूल का पोलैरिटी का डिफरेंस बताएगा कि उनके बीच में क्या पोलैरिटीज है, ठीक है, कितना पोलर बॉन्ड्स है। तो इसकी एक्चुअली रफली डाइपोल मूवमेंट है 1.470 डिवाइड। नाउ ड्रॉ द केस ऑफ NF3।
सारे सारे नीचे आ रहे हैं, कैसे? NF3 का स्ट्रक्चर जो है वो NH3 जैसा ही होगा, जैसा मैंने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया है, 1 2 and 3 लाइक दिस। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लोकेट कर लेते हैं। विच इज पार्शियल नेगेटिव? विच इज पार्शियल नेगेटिव एंड विच इज पॉजिटिव? कैसे? अकॉर्डिंग टू कौन? क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हमने कहां से कहां तक जाना है? We will move from positive to negative. We will move from positive to negative and positive to negative. तो इन सब की डाइपोल मूवमेंट जो है, ठीक है। अब देखो, ये बॉन्ड आपको दिखने में ऐसे लगते हैं, these bonds they appear to you like this, but actually they are like this in the plane. ठीक है, ये हमेशा ऐसे होते हैं प्लेन में। तो जब हमने ऐसे देखना है दो बॉन्ड्स को that are actually opposite to each other, they will be cancelling each other. तो ये वाला बॉन्ड जो इधर को है और ये वाला बॉन्ड जो इधर को है, ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, समझ आई? ये एक इधर को है, ये एक इधर को है, तो ट्रीट देम लाइक दिस दैट आर टू ऑपोजिट वन। तो एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, दे विल बी कैंसिलिंग ईच अदर। तो इन दोनों का जो डाइपोल है वो कैंसिल हो जाएगी। सो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली द डाइपोल ऑफ दिस and that is 0.24D। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NH3 की तो डाइपोल मोमेंट 1.47 है, NF3 की डाइपोल 0.24 है, तो व्हाट इज द रीजन? उसमें सारे ऐड हो रहे हैं, इसमें सिर्फ एक जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐड हो रही है। ठीक है, एक कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलरली go for the structure of CCl4। Write down the structure of CCl4। अब आपने तीन स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं, एक BeF2, CCl4 एंड CO2। इन तीनों की डाइपोल मूवमेंट आपने मुझे बताना। टेल मी द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। 0 किसकी पूछी मैंने? CCl4। CCl4 का कैसा स्ट्रक्चर था? टेट्राहेड्रल था ना, ऐसे करके। तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, कार्बन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, दिस विल कैंसिल आउट। ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दैट विल आल्सो कैंसिल आउट। So you will be getting zero dipole moment. Okay, you will be getting zero dipole moment. अब नेक्स्ट की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए तभी डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ये है, तो यहाँ से यहाँ, तो अगेन इट इज हैविंग जीरो डाइपोल। ऐसे यूजिंग द डाइपोल मूवमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है पोलर है, कौन सा नॉन पोलर। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मूवमेंट, जो डायरेक्शन से हम माप करते हैं। ओके, तो ये लीनियर है प्लस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, छोटा सा एक टॉपिक है जो मैंने वैसे आपको हाइड्रोजन में भी बताया हुआ है। हाइड्रोजन में मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताई थी 784 पिकोमीटर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सेम बॉन्ड एनर्जी विल बी गिवन, ठीक है। जितनी बॉन्ड एंथैल्पी है, जितनी उस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी यूज हो रही है, उतनी ही तोड़ने में यूज होगी। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इट विल बी द मिनिमम एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, ठीक है।
तो एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, और उसी एक मोल बॉन्ड को बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ पेंसिल। बहुत बड़ी पेंसिल है, न्यू पेंसिल ली है आपने, कैन यू इजीली ब्रेक इट? न्यू पेंसिल है, बड़ी है लेंथ में, कैन यू इजीली ब्रेक इट? So that is representing the single bond. Single bond is having more bond length. सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा, ठीक है। अब पेंसिल आपने शॉर्प कर ली है, थोड़ी सी आधी हो गई, इतनी हो गई है पेंसिल, ठीक है, इतनी पेंसिल हो गई है, स्टिल यू कैन ब्रेक इट, ठीक है, बट थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको ब्रेक करने में, थोड़ा आपका जोर ज्यादा लगेगा ना, मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, पेंसिल छोटी हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो गई, डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो गई। अब पेंसिल बिल्कुल इतनी सी हो गई, कितनी पेंसिल है, टूटेगी आपसे? नहीं टूटेगी। दैट इज रिप्रेजेंटिंग विच बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा, ठीक है जी। दिस इज अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। तो मल्टीप्लिसिटी के साथ ही मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का बता देती हूँ। तो सिंगल वाले जो होते हैं वो sp3 है, डबल वाले sp2 हैं, और ट्रिपल वाले sp है, ठीक है। तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर पूछ लेते हैं sp हाइब्रिडाइज वालों की, तो आपने क्या बतानी है कि उनकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है जी। द टॉपिक ऑफ